हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इसके पहले हमने जो भी लेक्चर दिया है बच्चों, आप लोग क्रम से जरूर देखें, क्योंकि जब तक कोई चीज क्रम से आप नहीं पढ़ते हो तो मजा नहीं आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि किसी बच्चे को क्लास 12 केमिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं हमेशा अपना पर्सनल नंबर ही शेयर करता हूं कि यदि कोई बच्चा नोट्स चाहता है तो कांटेक्ट नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685 है ना 299149। ठीक है, 299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग नोट्स ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए। ठीक है, तो कांटेक्ट नंबर है, आप लोग इसे नोट डाउन जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बच्चों। आज पूरा बेसिक है, क्योंकि यहां से कुछ ऐसी चीजों को हम अध्ययन करेंगे जो कि एनसीईआरटी में पहले नहीं दिया था। जैसे हम पहले जब पढ़ाते थे बच्चों, तो आज का जो क्लास है वो दूसरे तीसरे लेक्चर में ही करा देते थे, लेकिन ये नॉनेस्ट इक्वेशन के बाद ये करा रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा बेसिक ही है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और भाई 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको समझाते बच्चों कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, है ना, जिसे पता है तो वो स्किप कर सकता है। चालक किसे कहते हैं बच्चों। दूसरा आपका विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ, इसी को बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं बच्चों, कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक। और एक होता बच्चों आपका अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। ये तो इन तीनों की परिभाषा आप लोग बताओ, किसे है ना बच्चों हम चालक कहेंगे, किसे विद्युत रोधी कहेंगे और किसे अर्धचालक कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है वो आपका चालक कहलाता है। एक ही लाइन का परिभाषा है, ज्यादा अपन को परेशान नहीं होना है। आगे चलकर फिजिक्स में पढ़ोगे, अर्धचालक युक्तियों में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहां पर देखो, जैसे मैं कह देता हूं कि सोना क्या है, एक चालक है। इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है बच्चों। ठीक है, जैसे आप लोग ले लो कापर ले लो बच्चों, आप लोग ले लो सिल्वर। क्या ले लो, सिल्वर। तो ये क्या है बच्चों, सिल्वर, ये आपका चालक है। इसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, तो ये बच्चों आपका चालक कहला जाता है। लेकिन विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, यानी जिसमें चालन ना हो, वो आपका विद्युत रोधी हो जाता है। जैसे बच्चों मोम है ना, मिट्टी है। ठीक है, ठीक बच्चों। और यदि आपको मैं और उदाहरण दे दूं, प्लास्टिक ले लो, आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक के साथ साथ कुछ और उदाहरण दे दो। लकड़ी ले लो बच्चों, सूखा लकड़ी, गीली लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो पानी हल्का फुल्का उसमें से धारा प्रवाहित हो जाता है। तो ये आपके विद्युत रोधी है। अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम आप लोग पढ़ते हो बच्चों, अर्धचालक का काम करता है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, तो ये अर्धचालक का कार्य करता है, जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाए। अर्धचालक का मतलब है ना, जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाए, वो आपका अर्धचालक होता है। और ये अर्धचालक बच्चों डोपिंग की क्रिया से भी बनता है ना, पी प्रकार का और एन प्रकार का। तो एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर वो बाद में आप लोग पढ़ोगे। तो बच्चों कंडक्टर, गुड कंडक्टर किसे बोलेंगे, जिसमें बहुत आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। ठीक है, वो आपका चालक कहलाएगा, गुड कंडक्टर, अच्छा चालक कहलाएगा। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो वो आपका विद्युत रोधी कहलाता है। और जिसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होता है बच्चों, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों धात्विक चालक के बारे में। जो चालक की बात हमने की, तो चालक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका धात्विक चालक और एक आपका विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में रहते, धातु नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे आपका NaCl हो गया, वो आपका विद्युत अपघट्य कहलाएगा, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जो धातु ही है, जैसे आपने कहा लोहा एक धातु है, कॉपर एक धातु है, ठीक है, सिल्वर एक धातु है, तो इनमें क्या होता है, आसानी से धारा प्रवाहित होता बच्चों, इस कारण से हम धात्विक चालक कहते हैं। तो देखो थोड़ा सा परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर लेना।
ये वह धातुएं होती हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, किंतु उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता बच्चों। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, आसानी से धारा प्रवाहित होगा और इसके अंदर किसी प्रकार से रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, लेकिन विद्युत अपघट्ट की बात करें, ये वे पदार्थ होते हैं जो अपनी पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तथा इसका रासायनिक अपघटन हो जाता है। रासायनिक अपघटन कैसे होता है हम बिल्कुल बात करेंगे। जैसे आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो बच्चों, ये आपका होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। सबसे बढ़िया एग्जांपल NaCl। NaCl को हम जब पानी में मिलाते हैं या पिघलाते हैं इसको, तो ये आयन के रूप में टूट जाता है प्यारे बच्चों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ऐसे पदार्थ जो पिघले हुई अवस्था में या जल के साथ उसे मिलाने से, जलीय विलयन बनाने से उसमें विद्युत धारा का चालन हो सके, अब ये आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा होगा प्रवाह। इसमें इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, तब धारा बहती है धात्विक चालक में। लेकिन बच्चों जब विद्युत अपघट्ट की बात करते हैं तो विद्युत अपघट्ट में आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का चालन होता है। समझ में आया? कुछ समझिएगा। NaCl के अलावा भी आप लोग कई सारे एग्जांपल ले सकते हो। CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये भी टूटता है बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ये टूटता है तो CH3COO निगेटिव बनाता है और बच्चों H पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्ट है ये। और भी आप विद्युत अपघट्ट ले सकते हो, जैसे आप HCl ले लो ना, HCl ले लो, ये प्रबल है तो आपका H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। तो ये जो है ये दुर्बल विद्युत और प्रबल विद्युत अपघट्ट दोनों के एग्जांपल मैंने यहां पर ले रखा है। लेकिन अभी विद्युत अपघट्ट के बारे में आपने समझा कि विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जो अपने पिघली हुई अवस्था में या उसे जल के साथ मिलाने से, जलीय विलयन बनाने से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, वो आपका विद्युत अपघट्ट कहलाता है। लेकिन जो ठोस अवस्था में सीधे सीधे ऐसे धातु जो बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर नहीं होती। कहने का मतलब रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें रासायनिक रूप से परिवर्तन होता है। देखो बच्चों, ठीक है, इसमें रासायनिक परिवर्तन जो आपका धात्विक चालक होता है, धात्विक जो चालक होगा बच्चों, उसमें किसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो विद्युत अपघट्ट होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आप लोग थोड़ा सा एक और परिभाषा देख लेना कि विद्युत अनपघट्ट किसे कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपघटित ही नहीं होते हैं, उसे हम विद्युत अनपघट्ट कहते हैं। ठीक है, देखना जरा, जैसे यूरिया है, शक्कर है, ग्लूकोज है, एथिल अल्कोहल है, ये विद्युत अनपघट्ट है। यानी ऐसे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, है ना बच्चों, ये आपके विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं। ये टूटते नहीं है बच्चों, ठीक, ये ऐसे पदार्थ हैं जो टूटते नहीं है। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, शक्कर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। ऐसे पदार्थ जिनमें आयन नहीं बनेगा वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, अभी आपने इसके पहले पढ़ा धात्विक चालक। धात्विक चालक में तो सीधा सीधा धातु के बारे में बात कर रहे हैं, धातु के बारे में बात करें जो धातु सॉलिड अवस्था में रहता है। पारा एक धातु है बच्चों, आपका जो लिक्विड है वो एक मतलब अपवाद है, लेकिन धातु हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ठोस अवस्था में, गैस में तो पाया ही नहीं जाएगा। बोलो सर हाइड्रोजन धातु है, हाइड्रोजन धातु नहीं हो, गैस है, इसलिए उसको धातु की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो आपका आवारा है, इधर उधर घूमता रहता है। तो भाई धात्विक चालक एक धातु है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती है उसमें, केवल और केवल सिंपल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा बहता है। लेकिन जब हम विद्युत अपघट्ट की बात करते हैं, सेलों में प्रयोग होता है। जैसे आप जिंक सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, HCl ले लो, NaCl ले लो, इनका प्रयोग करते हैं तो ये आयन के रूप में टूटता है और आयन बनता है तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जिसमें आयन नहीं बनेगा, जो आयन के रूप में नहीं टूटेगा बच्चों, उसे हम विद्युत अनपघट्ट कहते हैं। ठीक है, विद्युत अनपघट्ट आप लोगों को यदि नोट डाउन करना है तो कर लेना। एक एक पॉइंट इसलिए मैं लिख कर लाया हूं क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी बनाना रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स नहीं ले सकते यार, जो मात्र 100 रुपए में नोट्स मिलता है उसको भी वो नहीं खरीद सकते, तो आप बढ़िया नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि हर बच्चा जो भी इस चैनल पे आए तो ऐसा उसको महसूस ना हो कि सर हम नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए हम आपके लिए इतना मेहनत करने, तो एक एक लाइन समझाते चलते आगे चलते जाते। तो भाई ऐसे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, क्योंकि जब ये पिघलते भी है ना बच्चों तो ये आयन के रूप में नहीं टूटते,
ये जो आपका शक्कर है ना, ये आयन नहीं देता, ठीक है। ग्लूकोज ये आयन नहीं देगा, एथिल अल्कोहल ये आयन नहीं देगा। इस कारण से आपका बच्चों ये विद्युत अनवघट है, इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक। चलो अब बात करते हैं विद्युत अपघट्ट के प्रकार। विद्युत अपघट्ट के दो प्रकार हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल। देखो बच्चों, विद्युत अपघट्ट का मतलब ही है कि ऐसा पदार्थ जो टूटेगा, जो पिघल सकता है, जो जली विलयन में आयन देगा, वही विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। और यदि वो आयन नहीं दे रहा है, उसमें से धारा नहीं बह रहा है, तो सीधा साधा इसको हम बोल देंगे विद्युत अनवघट। लेकिन जो आयन के रूप में टूट जाए, जो पिघली हुई अवस्था में आयन का निर्माण करे या जल में मिलाने पर आयन बनाए, वही विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। अब इसी को हम दो भागों में बांट दिए कि जो तीव्रता के साथ आयन में टूटे, मतलब जल्दी से अपघटित हो जाए, वो आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा। और जो शीघ्रता से आयन में परिवर्तित ना हो, उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहेंगे। यानी जो आसानी से जल में विलय होकर वियोजित हो जाए, आयन के रूप में टूट जाए, वो आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। लेकिन ऐसा जो कम आयनन होता है, मतलब अत्यधिक मात्रा में वो वियोजित नहीं होता है, धीरे धीरे करके वियोजित होता है, उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। H3BO3 है ये, ठीक है बच्चों। तो वे विद्युत अपघट्ट जो जली विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, शीघ्रता से आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, NaOH हो गया। ये ऐसे विद्युत अपघट्ट हैं जो जल में मिलाने से तुरंत वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप लोग यदि पहली बार भाई आयन नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। जैसे HCl है ना बच्चों, इसको पानी में मिलाया गया तो ये आयनित होकर के H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बना लिया, ठीक है। आपका KCl है ना प्यारे बच्चों, तो ये K पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव बना लेता है। आपने NaOH भी एक एग्जांपल देखा ना प्यारे बच्चों, तो ये टूट करके Na पॉजिटिव बनाता है और OH निगेटिव बनाता है। तो आयन आपको दिख रहे हैं ना, आयन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो जब इस पदार्थ को हम जल के साथ मिलाते हैं तो ये तुरंत अपघटित होता है, शीघ्रता से आयन में परिवर्तित होता है, तो ये आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। लेकिन जो शीघ्रता से आयनित ना हो, है ना, धीरे धीरे करके आयनित होता है, कम मात्रा में जिसका आयनन होता है बच्चों, है ना, वो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। जैसे एस्टिक अम्ल हमने ले लिया, है ना, कार्बोनिक अम्ल है बच्चों, यहां पर बोरिक अम्ल है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। बताओ, समझ में आया? आयनन शब्द का अर्थ क्या है? आयनन शब्द कहता क्या? यहां पे देखो कि ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनन का मतलब होता है आयन के रूप में विभक्त हो जाना। जैसे KCl को हमने लिए K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जब ये आयन के रूप में विभक्त होती है, ये क्रिया विधि आपका आयनन कहलाता है। आयनों के रूप में टूटना आयनन की क्रिया कहलाती है। तो जब हम जल में मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, वो आपका बच्चों प्रबल, और जो कम मात्रा में वियोजित होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। यदि कोई आपसे कह दे कि धात्विक चालक और विद्युत अपघट्ट में अंतर बताओ, कोई 3 अंतर आपसे पूछा जाएगा, 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, तो आप लोग बता सकते हो। 2 अंतर तो बच्चों उसके परिभाषा से ही बता सकते हो, 2 अंतर उसकी परिभाषा से ही बता सकते हो कि भाई धात्विक चालक क्या है? जो बच्चों अपने में से धारा बहने देता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, सिंपल है, और इसमें आयन का निर्माण होता है, जबकि इसमें आयन का निर्माण नहीं होगा। यानी धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब उसमें से धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण बच्चों? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। थोड़ा सा मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे आप लोग हेडिंग लगा लेना, धात्विक चालक, धात्विक चालक, ठीक है। और बच्चों इधर आप लोग हेडिंग लगाओ विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, ठीक। पहला नंबर मैं आपसे कह दूं कि भाई विद्युत धारा का चालन किसके कारण होगा, तो आप बड़े प्यार से बता दोगे कि सर जो पहला नंबर है ना, धारा प्रवाह, पहला नंबर जो
धारा बहेगा बच्चों वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक है, ये लो। और बच्चों विद्युत अपघट्ट टूटता है और आयन बनाता है, तो इसमें आप लोग लिखोगे बच्चों आयनों के कारण। आयनों का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? आयनों का प्रवाह होता है। आयनों के कारण। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप समझो। दूसरा चीज आप बताओ, दूसरा चीज बड़ा प्यार से आप बता सकते हो कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है कि नहीं होता? रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। देखो यहां लिखा हूं वहां चला गया, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? बैक। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। आसानी से आप बता सकते हो भाई, दो अंतर कोई भी बच्चा है ना बता सकता है। ठीक है ना? चलो, दो अंतर आपसे बनेगा कि धात्विक चालकता किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणुओं के बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो नाभिक से अट्रैक्शन के साथ उतना नहीं बंधे रहते वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में सब कुछ पढ़ाया हूं। इसमें रासायनिक परिवर्तन धात्विक चालकता में नहीं होता, विद्युत अपघट्ट में होता है। देखो बच्चों, जहां भी इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगा, है ना, धारा बहेगा, उसमें बच्चों धारा का मान अधिक होगा, है ना, धारा का मान जो है अधिक होगा, अधिक बहेगा धारा। ठीक है बच्चों, और इसमें जो तीसरा लिखोगे धारा कम मात्रा में बहेगा। तीन अंतर तो मुझे पहले बताया था, तीन अंतर से ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक, तीन अंतर से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है ना। इसमें बच्चों आपका विद्युत अपघट्ट बता रहे थे, उसमें कम मात्रा में बहेगा और ये धात्विक चालकता में अधिक मात्रा में। तीन अंतर आपको याद रखना है। दूसरा चीज देखो बच्चों, जब भी हम धात्विक चालकता की बात करते हैं तो इसमें पदार्थ का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा भैया, आप लोग विद्युत रासायनिक सेल में जाओ, पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जिंक का राड धीरे धीरे पतला हो रहा था और कापर का राड धीरे धीरे मोटा हो रहा था, तो पदार्थ का स्थानांतरण होता है कि नहीं? तो जब धात्विक चालकता की बात करते हो इसमें किसी प्रकार से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, और विद्युत अपघटनी चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। विद्युत अपघटनी सेल पढ़ोगे बच्चों, रासायनिक सेल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जाकर के जमा भी होता है और इलेक्ट्रोड से पदार्थ की मात्रा मुक्त भी होती है। ये मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल में कराया था। तो जो धात्विक चालकता होता है इसमें किसी प्रकार से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है और इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, जिसको अंतर लिखना होगा तो ठीक है, नहीं इसको ना लिखोगे तो भी चलेगा। कभी यदि पूछ दे 3 नंबर में तो आसानी से आप लोग बता सकते हो कि भाई धात्विक चालकता में कोई एक अंतर बताओ पहले नंबर में, तो आप लोग बताओगे कि धात्विक चालकता में जो धारा प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। लेकिन बच्चों जो विद्युत अपघटनी चालकता है इसमें आयनों के प्रवाह के कारण चालकता होती है। धात्विक चालकता में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, विद्युत अपघटनी चालकता में रासायनिक परिवर्तन होता है। धात्विक चालकता में धारा का मान अधिक होता है जबकि विद्युत अपघटनी चालकता में धारा का मान कम होता है। फिर बच्चों धात्विक चालकता मैंने बताया कि किसी प्रकार से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकता उसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो अब आप लोगों को धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में क्लियर हो गया होगा, साथ में विद्युत अपघट्ट के प्रकार के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। जो ज्यादा मात्रा में आयनित होते हैं जल के साथ, शीघ्रता के साथ आयनित होते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्ट, और जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। यहां तक कि क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि बच्चों यहां पर आप लोग देखोगे विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके लिए हमको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम के माध्यम से इस सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तो डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं और बड़ा सा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझा सकें प्यारे बच्चों।
इसको अपन ये लो, ये एक अपना पात्र है और पात्र बनाने के लिए अपन को क्या करना है, इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, खुला रखेंगे ना तब तो सेल बनाएंगे। ठीक सर, इसको अपन ने खुला कर दिया। इसमें क्या भर दें, इसमें अपन भर देते हैं विद्युत अपघट। विद्युत अपघट जैसे NaCl ही हम भर देंगे बच्चों। एक एक पॉइंट इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें अपन विद्युत अपघट ले रहे हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट। ठीक, ये लो भाई, ये अपन ने कर दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दो सर, 2 इलेक्ट्रोड लगा दो। 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं अपन, इस कलर से 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड यहां पे और एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। ठीक है, इसको यदि जोड़ना है तो बाह्य परिपथ से जोड़ सकते हो। ठीक है, इसको अपन बाह्य परिपथ से ऐसे, इधर बल्ब वगैरह है, कुंजी है, ये बच्चों ये जोड़ दिया अपन ने। यहां पे मैंने कहा कि NaCl का विलयन है, NaCl का विलयन है। देखना बच्चों, अब टर्मिनल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। समझना, थोड़ा भी आप इतना समझो, जब NaCl टूटता है प्यारे बच्चों, NaCl टूटता है तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, मतलब कि यहां आपका एक Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव वाला भाग पॉजिटिव की ओर चलेगा और पॉजिटिव वाला भाग नेगेटिव की ओर चलेगा। फलस्वरूप इस पूरे परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। लेकिन धारा कब बहेगी, जब आयनों का प्रवाह होगा। यदि ये आयन प्रवाहित नहीं होंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगा। ठीक, समझ में आया। इसमें मैंने विद्युत अपघट लिया है। क्या विद्युत अपघट यदि ना होता तो क्या धारा बहती, तो सर नहीं बहती। यानी विद्युत अपघट पर डिपेंड करता है। आयनों की संख्या नहीं होती तो भैया क्या इसमें धारा बहती, नहीं बहती। मतलब आयनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। विद्युत अपघट किस प्रकार से लिया हमने, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। यह विद्युत अपघट कितना मात्रा में आयनन हो रहा है, मतलब आयन के रूप में टूट रहा है, इस पर भी निर्भर करेगा, है ना। इसको यदि हम किस टेम्परेचर पर रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका दाब कितना है, दाब बढ़ा देंगे तो आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। भाई दाब बढ़ाएंगे तो टूट रहा होगा, वो नहीं टूटेगा। अणु पास पास में आ जाएंगे, अणु पास पास में आ जाएंगे तो गति नहीं करेंगे। इनको गति करने के लिए तनु विलयन एकदम बढ़िया स्पेस होना चाहिए। यदि ज्यादा स्पेस हो तो तीव्रता के साथ, यदि सघन हो जाएगा तो गति नहीं करेगा। आप भीड़ भाड़ में जाओगे तो क्या आयन गति कर पाएंगे, भीड़ भाड़ में जाओगे तो आप धीरे साइकिल चलाओगे। वहीं पे आप यदि थोड़ा सा दूर दराज व्यक्ति खड़े हैं तो आप तेजी से चलाओगे। ऐसे इन आयनों की गति के लिए भाई तनुता चाहिए, स्पेस चाहिए पर्याप्त मात्रा में। देखो बच्चों एक एक पॉइंट समझाएंगे। अभी इस डायग्राम को इसलिए बनाएं क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा, आयनन कहते किसे हैं, किसी विद्युत अपघट का आयन के रूप में टूटना, आयन में वियोजित होना आयनन की क्रिया कहलाती है। कोई विद्युत अपघट जितना मात्रा में आयनित होगा, टूटेगा, उतना आयन बनेंगे और आयन की संख्या तो ही धारा प्रवाह का कारण बनेगा। मैंने कहा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल की ओर, निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इन इलेक्ट्रोड की ओर बहने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा चलकता होगा। आप लोग देख सकते हो बच्चों बड़ा प्यार से, क्योंकि चलकता विलयन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः जो विद्युत अपघट जितना अधिक आयनीकृत होगा उसकी चलकता उतनी अधिक होगी। बड़े प्यार से बताओ, इस डायग्राम में मैंने बताया कि नहीं कि NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा, पॉजिटिव वाला भाग नेगेटिव की ओर यानी
ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चला, और Cl जो है ये ऋण आयन युक्त है इसलिए धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चला। आयनों के प्रवाह के कारण हुआ। अब ये जो मैंने NaCl लिया है इसकी आयनन की मात्रा जितनी अधिक होगा, भाई जितनी अधिक होगी मतलब जितना ज्यादा मात्रा में NaCl टूटेगा उतना ही ज्यादा आयन बनेंगे, और जितना ज्यादा आयन बनेंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में आयन प्रवाह होंगे, इलेक्ट्रोडों के पास जाएंगे और धारा बहेगी। बड़े प्यार से बताओ बच्चों, हां समझ में आया कि नहीं? आयनों की गतिशीलता, आयन जितनी तीव्रता के साथ गति करेंगे, जितनी आसानी से इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे, उतनी ही तीव्रता के साथ धारा बहेगी, चालकता उसकी उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कोई आयन किसी विलयन में जितनी सुगमता के साथ गतिशील होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। बड़े प्यार से बताया कि भीड़ भाड़ जगह में आप 2 व्हीलर चलाओ, 4 व्हीलर चलाओ, गाड़ी से चलो, पैदल चलो, मेले में यदि आप किसी को ढूंढ रहे हो तो नहीं मिल पाएगा वो। यदि नॉर्मल मैदान में किसी व्यक्ति को ढूंढो तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वहां भीड़ भाड़ कम है। मेले में से यदि आप गाड़ी क्रॉस करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल बाजार से गाड़ी क्रॉस करना चाहो तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, वहां एक जगह भीड़ भाड़ कम है। तो आयनों की गतिशीलता जितनी ज्यादा मात्रा में गति करेगा बच्चों, कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा उसकी चालकता होगी। अंतर आयनिक आकर्षण, भाई विलयन में उपस्थित विलेय के आयनों के बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया पर विलयन की चालकता निर्भर करती है। विलेय के आयनों के बीच आकर्षण बल बढ़ने पर विलयन की चालकता कम हो जाती है। इसको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। हमने कहा NaCl इसमें बहुत ज्यादा है, NaCl बहुत ज्यादा है, ये विलेय है बच्चों, NaCl है, NaCl है, NaCl है, NaCl के बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, अब देखो ये आपस में टूटते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? NaCl और Cl निगेटिव बनाता है। ठीक है सर, ये भी टूटेगा, Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl निगेटिव बनाएगा। ठीक, फिर ये भी टूटेगा, सेम प्रोसेस है। लेकिन यदि ये NaCl दूसरे NaCl को कहता है मैं तेरे साथ बैठ कर रहूंगा, तेरे को टूटने नहीं दूंगा। समझना, NaCl जब टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये विलेय है दोनों, क्योंकि इसको हमने मिलाया है H2O के साथ, H2O के साथ, जल के साथ इसको मिलाया तभी तो टूटेगा। जल के साथ मिलाकर हमने विलयन लिया है। तो NaCl और NaCl के बीच अट्रैक्शन कैसा है? यदि ज्यादा अट्रैक्शन हो गया तो एक दूसरे को तोड़ने ही नहीं देंगे, तो आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। यही चीज बोला गया है बच्चों, समझिएगा। अंतर आयनिक आकर्षण, विलेय के बीच आकर्षण कैसा है? पता चला हमने खूब सारा है ना NaCl ले लिया और एक अणु दूसरे अणु को बांध कर रखे हैं, बोले बेटा तेरे को नहीं जाना है, तो अब NaCl टूटेगा ही नहीं, जब तो आयन बनेगा ही नहीं। तो भाई उनके बीच किस तरीके से अन्योन्य क्रिया हो रही, किस तरीके से अंतर आयनिक आकर्षण है, इस पर भी डिपेंड करता है किसी भी चालकता के मान पर, है ना। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमने विद्युत अपघट्ट लिया है, उसमें विलेय है, तो विलेय में विलेय के साथ किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया हो रही है, इस बात के लिए विलयन की चालकता निर्भर करती है। विलेय के आयनों के बीच आकर्षण बल यदि बढ़ गया तो विलयन की चालकता कम हो जाएगी। बताया ना कि विलेय NaCl और NaCl इनके आयन आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे। भाई देखो मैंने क्या कहा, एक मिनट, मैंने ये कहा कि इसका आयन हुआ, इसका भी आयनन हुआ, अब ये आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो भाई इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा? जब इलेक्ट्रोड के पास नहीं जाएंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ओके, चीजें क्लियर बच्चों। आयनों का विलायकन, विलेय के आयनों का विलायकन के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकन कहलाता है। क्या बोला? विलेय के आयनों का विलायक के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकन कहलाता है। विलेय के आयनों का ज्यादा विलायकन होने पर विद्युत चालकता के मान में कमी आती है। अब इसमें भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। ये आपका था बच्चों विलेय, NaCl क्या था? विलेय, ठीक है। और H2O जो आपका है ये विलायक है। क्या है प्यारे बच्चों? विलायक। अभी बात चल रही थी विलेय के बीच, लेकिन अगला पॉइंट आ गया विलायकन, विलायक के साथ।
अभी बिले बिले को ना रोक दे, यदि बिले बिले के बीच आकर्षण ज्यादा हो जाता बच्चों तो इसकी चालकता कम हो जाती विलयन की। अब ऐसा भी बोला गया कि NaCl ऐसा तो नहीं है कि टूट तो रहा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में और पता चला यहां पर मैंने H2 लिया है तो H2O के साथ अपना रंगरलिया बना रहा है, यानी H2O के साथ जाकर जुड़ जा रहा है। इस पर भी तो निर्भर करेगा ना कि भाई NaCl को बांध कर रखा तो धारा कम बहेगा, लेकिन H2O भी है, वो भी तो विद्यमान है, तो ऐसा ना हो जाए कि H2O के साथ मिल जाए। तो इस बात पर भी निर्भर करता है किसी विलयन की चालकता कि वो विलायक के साथ किस तरीके से मिल रहा है, विलायकन पर भी डिपेंड करता है। यही चीज यहां पर लिखा गया है बड़े प्यार से कि भाई साहब विलायकन किसे कहते हैं, विलेय के अणुओं का विलायक के साथ मिलना विलायकन कहलाता है। कहीं NaCl H2O के साथ मिल तो नहीं रहा है, NaCl के आयन H2O के साथ ज्यादा मिल तो नहीं रहा है, यदि मिल रहा है तो फिर आयनन की मात्रा भाई कितनी हो जाए लेकिन चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पर बच्चों विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति मतलब NaCl की प्रकृति। NaCl की प्रकृति जो प्रबल यदि विद्युत अपघट्ट है तो ज्यादा आयनन होगा, ज्यादा आयनन होगा तो धारा ज्यादा बहेगी, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। विलायक की प्रकृति H2O जो लिया हमने कहा विलयन बनाया तो NaCl को H2O के साथ मिलाया है तब तो विलयन बना है। विलयन बनाने के लिए विलेय के साथ विलायक होना चाहिए। विलयन चैप्टर इसीलिए बड़ा बारीकी से समझाया, जितना हो सकता है ना बच्चों जी जान लगाकर उसको खुद खोद कर कोशिश करता हूं कि आपके माइंड में घुसना चाहिए। विलयन विलेय और विलायक दो चीजों से मिलकर बना होता है, माइंड में फीड करो। ठीक है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलेय जिसकी मात्रा कम होती है। NaCl को हमने H2O में मिलाया तो NaCl विलेय इसकी मात्रा कम है और H2O क्या है विलायक इसकी मात्रा अधिक है। ठीक है, तो भाई विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विलयन की तनुता, तनुता मतलब सांद्रता। देखो तनु और सांद्र का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि 1 गिलास पानी लिया और उसमें 5 ml NaCl मिलाया तो तनु है, लेकिन उसमें 50 ml मिला दिया तो सांद्र हो गया। तनु होने पर स्थान ज्यादा मिलेगा, यानी जो आपने ये पढ़ा ये आपने विलयन की, इसमें NaCl मिलाया हमने, यदि NaCl कम है तो पर्याप्त जगह है साला, पर्याप्त जगह है तो तेजी से होड़ लगाकर दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे, और यदि जगह कम है तो फिर दौड़ना कम हो जाएगा। तो तनुता यदि है यानी कोई विलयन तनु है तो उसमें चालकता ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर। विलायक की श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापन। यदि विलायक देखो बच्चों अधिक है तो कहीं ना कहीं श्यानता अधिक होने पर चालकता कम होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, श्यानता अधिक होना मतलब, श्यानता मतलब होता है द्रव का गाढ़ापन, द्रव का गाढ़ापन मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा। अब ज्यादा विलेय पदार्थ हो गया तो आयन ज्यादा होने पर भी परेशानी है, भीड़ भाड़ मचा यदि तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तापमान, तापमान बढ़ाने पर हमेशा चालकता बढ़ती है, नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको यदि 2 तमाचा दे दिया जाए तो आपका हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पढ़ना शुरू कर दोगे। काश ऐसे आप लोगों के भी साथ हुआ हो। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे ना, खासतौर से हमारी जो पिटाई हुई है लगभग 10th तक हुई है। 8वीं तक तो पड़ोसी में ही एक छोटा सा स्कूल था, प्राइवेट संस्था था, 8वीं तक था। वहां टीचर धनाधन देते थे, धनाधन धनाधन। और आजकल तो हमारा सरकार भी बोल के रखा कि बच्चों को साटी नहीं लगाओगे, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उनको मारने का अधिकार आपको नहीं है। तो बच्चे भी कैसे पढ़ते हैं आप जानते हो। हाँ, आप कहोगे सर नहीं हम तो बड़े खिलाड़ी हैं। अरे आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप खिलाड़ी हो इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारी स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो भाई 8वीं तक तो यदि होमवर्क कंप्लीट नहीं था ना तो समझो मुर्गा ही बन के खड़ा होना पड़ता था, मुर्गा बना देते थे सीधे, और कॉपी कंप्लीट रखनी पड़ती थी। प्राइवेट में ये रूल्स था, और आज के डेट में बच्चों को मारते नहीं है। हालांकि शिक्षा का स्तर प्राइवेट में बहुत अच्छा है। यदि मध्य प्रदेश में प्राइवेट संस्था ना होना तो सरकारी स्कूल के मध्य बच्चे पढ़ ही ना पाए। आप खुद देख लो मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है वो 8वीं तक के विद्यालय के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ही रद्दी है, मैं सीधा खुला बोलता हूं। और 9th 10th 11th 12th के लिए गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया है, वहां पर्याप्त टीचर रहते हैं, और 8वीं तक के बच्चों के लिए थोड़ा सा सही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जितना अपना अनुभव सेल्फ मतलब बात कर रहा हूं बच्चों। अभी मैं पिछले साल गेस्ट टीचर में भी जाता था 5वीं तक में, एक टीचर और थे, मैं 2 लोग, और 5 कक्षा पढ़ाना पड़ता था। 5 कक्षा में अब कैसे कैसे आप लोग सोचो कि 2 टीचर 5 कक्षा कैसे पढ़ाता है। और गवर्नमेंट भी टीचर को कैसे कैसे काम देता है कि स्कूल में तो आप पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, सारा कागजात बनाओगे,
गांव का कोई है ना काम हो गया, है ना, चुनाव आ गया, कोई नेता आ रहा है, दुनिया भर की चीजें, साक्षरता, पढ़ना बढ़ना योजना, दुनिया भर की योजनाएं इस टीचर के ऊपर ही लाद देता है। तो ये हालत है मध्य प्रदेश का। लेकिन कोई बात नहीं, इन चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। कल के आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी जानना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और भैया नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर मिल ही गया होगा, पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पहला पेज ये था बच्चों अपना, पढ़ाते पढ़ाते समय लग गया। दूसरा पेज ये था, है ना, और फिर तीसरा पेज अपना ये था, फिर भैया चौथा पेज अपना ये था। 4 पेज की कहानी, आधे घंटे की लेक्चर हो चुकी है। और भाई आप लोगों को लगता होगा ना कंप्लीट नहीं होगा, इस साल लेक्चर बहुत फास्ट चल रहा है यार, चिंता मत करो। कॉपी पेन में पढ़ाते थे तो जून में 2 महीने में हम 2 चैप्टर ही पढ़ा पाते थे, और अभी हम जून में स्टार्ट किए हैं लगभग, है ना। ज्यादा क्लासेस मई में हुआ नहीं है क्योंकि अपना पेपर था पहले, और इसीलिए अभी थोड़ा बच्चे जुड़े नहीं हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि 1-1, 2-2 लोगों तक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप लोगों से यही प्रार्थना विनती है बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।